कांग्रेस पहले ये देख लेना चाहती है कि आईएनएलडी और जेजेपी से कौन प्रत्याशी मैदान में आ रहा है। हार है तो कहीं ना कहीं बजट भी उनका एक इशू है और उनके खाते वगैरह सीज कर दिए हैं कि एक जाट कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ आ रहा है, प्रत्याशी कोई भी हो। कि यहाँ पर चंद्रमोहन बिश्नोई वर्सेस रणजीत चौटाला मैच होता है, प्रत्याशी मैदान में होते हैं, तो चंद्रमोहन बिश्नोई आज की परिस्थिति में जीतते हुए। पंजाबी कम्युनिटी का ज़्यादा रुझान हमेशा से बीजेपी की तरफ रहा है, तो वहाँ पे भी हिसार लोकसभा से हम क्या माने, रणजीत चौटाला काफ़ी विरोध हो रहा है और वो जुझला भी गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने कुछ विरोध करने वालों के खिलाफ मामला तक दर्ज करवा दिया। तो कांग्रेस की टिकट यदि कांग्रेस किसी नॉन जाट चेहरे को मैदान में उतार देती है तो उनकी टिकट बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं जोगिंदर कथूरिया जी और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा चुनाव की टिकट घोषणा में इतनी देरी क्यों लगा रही है और इससे किसको फ़ायदा किसको नुकसान। कथूरिया साहब, आपका स्वागत है। देखो, फ़ायदा नुकसान तो जब चुनाव के परिणाम होंगे तभी पता चलेगा, पर आज जो कांग्रेस की सोच है वो अपनी टिकटों में निरंतर देरी कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदेशा है कि हमारी टिकट घोषणा के बाद बीजेपी अपने कुछ प्रत्याशी बदल सकती है। एक तो इस कारण निरंतर कांग्रेस देरी कर रही है कि बीजेपी के पास अपने जो प्रत्याशी है उनको बदलने का विकल्प ही ना बचे। दूसरा, आईएनएलडी और जेजेपी के अभी सभी प्रत्याशी मैदान में नहीं आए हैं, तो कांग्रेस को ये अंदेशा है कि कहीं इस तरह का कोई प्रत्याशी आए जो कांग्रेस को आघात पहुंचाए और बीजेपी को उस चीज़ का फ़ायदा हो। इसलिए भी कांग्रेस पहले ये देख लेना चाहती है कि आईएनएलडी और जेजेपी से कौन प्रत्याशी मैदान में आ रहा है। लगभग 6 प्रत्याशी तो आईएनएलडी ने और 5 प्रत्याशी जेजेपी ने और 5 प्रत्याशी बीएसपी ने अपने डिक्लेयर कर दिए हरियाणा में। अब 26 तारीख को बचे हुए प्रत्याशी आईएनएलडी डिक्लेयर कर देगी, तो मुझे लग रहा है कि 26 तारीख के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी और कुछ थोड़ा सा 1-2 सीटों को लेकर मंथन भी चल रहा है, विवाद भी है। एसआर के तिकड़ी ये चाहती है कि यहाँ पर हमारी गुट का प्रत्याशी उतरे और हुड्डा गुट ये चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते हैं कि यहाँ मेरा करीबी चुनाव लड़े। इसी को लेकर भी ये जो चुनाव की लोकसभा के प्रत्याशी हैं अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाए हैं। जी, मेरा मानना ये है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण और भी है। कारण ये है कि अगर हम एस्टिमेट लगाएं, अगर लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान खर्चा बहुत बड़ा आता है और चूंकि कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है, तो कहीं ना कहीं बजट भी उनका एक इशू है और उनके खाते वगैरह सीज कर दिए हैं, उन पर पैनी नज़र है। तो एक हफ्ते की कैंपेनिंग में करीब करीब 1 करोड़ रुपया प्रत्याशी का लग जाता है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बजट को देखते हुए भी छोटा चुनाव करना चाहते हैं ताकि उनके पास जो सीमित बजट है उस बजट के अंदर ही सारा काम निपट जाए। और कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि जो पब्लिक का मूड है वो विपक्ष की तरफ है और विपक्ष में सबसे बड़ा फ़ायदा कांग्रेस को होने वाला है। और जहाँ तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में सबसे बड़ा शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बजट का भी एक इशू है कि जितना छोटा चुनाव रखेंगे उतना ही फ़ायदा कांग्रेस के अंदर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले उनको बजट के मामले में बीट कर दें। और कहीं जैसे 1 महीना करीब हो गया है जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी 10 सीटों पर अनाउंस किए हैं और आप ये देखिए कि कुछ समय बाद उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। उनके पास रिसोर्सेज के मामले में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अकेले और हर जगह से विरोध हो रहा है। जब आज से 1 महीना पहले शुरुआत की कांग्रेस ने तो सब ये कहते थे कि भाई 10 की 10 आएंगी, कोई सवाल उठाता था रोहतक पर, लेकिन आज लोग ये कह रहे हैं कि 5-5 पर आ गए हैं। तो बीजेपी को फ़ायदा क्या हुआ? बीजेपी को तो नुकसान ही हुआ है
कि लोगों में आम चर्चा होगी है कि 5 सीटें विपक्ष जीत सकता है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़े, अच्छे प्रत्याशी उतारे। देखो, मैंने हमेशा जब भी हमने वीडियो बनाई है एक बात कही है कि केवल 6 सीटों पर ग्रीन जोन में बीजेपी है, 2 सीटों पर रेड जोन में और 2 सीटों पर ऑरेंज जोन में है। अब रोहतक और सिरसा में तो भाजपा के प्रत्याशी आ चुके हैं। कांग्रेस से यदि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हैं तो मेरे अनुमान में, और जो मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करता हूँ, देखता हूँ, जो लोगों का मूड देखता हूँ, उससे लगता है ये सीटें तो 100% कांग्रेस जीत रही है। अब सोनीपत से यदि सतपाल ब्रह्मचारी जी मैदान में आते हैं तो ये सीट बिल्कुल नेक टू नेक फाइट पर होगी। यहाँ कभी पहले भाजपा एज पर थी, सतपाल ब्रह्मचारी के प्रत्याशी बनने के बाद कांग्रेस एज पर हो जाएगी। चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इस सीट को ऑरेंज जोन में रखा है। इसी प्रकार से यदि कोई नॉन जाट प्रत्याशी हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ता है, जिसमें से 3 या 4 नाम खूब चर्चा में हैं, लेकिन अभी तो या तो ब्रजेंद्र सिंह का नाम आ रहा है या जेपी का नाम आ रहा है। नॉन जाट का नाम अभी तो पिछले काफ़ी समय से नॉन जाट का नाम तो डिस्कस नहीं हो रहा है। अब देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर अपना प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी को मैदान में उतारना चाहते हैं, या फिर अगर नॉन जाट के नाम पर चर्चा हो तो उन्होंने रामनिवास घोड़ेला और IAS चंद्र प्रकाश का नाम भी पैनल में डलवाया है। उधर कुमारी शैलजा जी हमेशा ही चंद्रमोहन बिश्नोई की पैरवी करती रही हैं। नहीं, लेकिन बिश्नोई बहुत अच्छा कैंडिडेट है वहाँ के लिए, क्योंकि बिश्नोई तो नाराज जो मैंने सर्वे किया है उसमें भी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता चंद्रमोहन बिश्नोई के नाम पर ही आई है। लोग चंद्रमोहन बिश्नोई को चाह रहे हैं। उधर से देवीलाल परिवार से 3 प्रत्याशी ऑलरेडी मैदान में आ चुके सुनैना हैं। चौटाला, नैना चौटाला, रंजीत चौटाला। फिर भी उन तीनों के प्रत्याशी मैदान में आने के बाद भी एक जाट कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ आ रहा है, प्रत्याशी कोई भी हो। ये होगा कि यदि ब्रजेंद्र सिंह होंगे तो जाट कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा ब्रजेंद्र सिंह की तरफ आ जाएगा। यदि चंद्रमोहन बिश्नोई प्रत्याशी होते हैं तो जाट कम्युनिटी का थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम हिस्सा यहाँ इनकी तरफ, चंद्रमोहन बिश्नोई की तरफ आ सकता है। उसके साथ साथ जो नॉन जाट कम्युनिटी में जो कि 66% हिसार लोकसभा में है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा चंद्रमोहन बिश्नोई की तरफ आ रहा है, जो भाजपा का कोर वोट बैंक है, जिससे भाजपा सीधे सीधे चुनाव हार जाएगी। यदि यहाँ पर चंद्रमोहन बिश्नोई वर्सेस रंजीत चौटाला मैच होता है, प्रत्याशी मैदान में होते हैं, तो चंद्रमोहन बिश्नोई आज की परिस्थिति में जीतते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम बाकी लोकसभाओं की तो बात करते हैं, करनाल की बहुत कम बात करते हैं। करनाल लोकसभा में मनोहर लाल खट्टर को क्या कोई बीट करने वाला कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है जो नज़दीक भी पहुंच जाए? देखो, वीरेंद्र राठौड़ जी अच्छा चेहरा हैं। लगभग 90 से 95 हज़ार यहाँ पर राजपूत समाज के वोट हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र राठौड़ जी। देखो, भले ही वो मनोहर लाल खट्टर को बीट ना कर पाएँ, पर पूरे हरियाणा में जो राजपूत वोट बैंक यहाँ बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, उसका बंटवारा ज़रूर करवा पाएंगे, क्योंकि ना तो बीजेपी किसी राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, ना जेजेपी ने उतारा है, ना INLD उतारती दिखाई दे रही है, ना BSP। केवल एक ही प्रत्याशी, और वो भी राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र राठौड़ जी। यदि उनको मैदान में उतारा जाता है तो वो अच्छी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लगभग 2,30,000 के करीब जाट मतदाता भी हैं, 92,000 राजपूत मतदाता, जो और फिर SC में रविदासिया समाज हमेशा से भाजपा के विरुद्ध वोट करता है, और जट सिख मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। तो ये कम्बिनेशन ऐसा बनेगा कि फाइट दे सकते हैं, पर जीत मुश्किल दिखाई। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में राव दान सिंह को मिल रही है।
बिल्कुल आज की परिस्थिति में तो यही लग रहा है कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकटों में चलती है तो वो श्रुति चौधरी को किसी भी हाल में टिकट नहीं लेने देना उसका चाहिए। कारण क्या ये है कि जो सर्वे हो रहे हैं उनमें श्रुति हार रही है? बिल्कुल, देखो सेम प्रत्याशी धर्मवीर सिंह जी के खिलाफ श्रुति चौधरी ने 2014 में चुनाव लड़ा, चुनाव हारी। 2019 बल्कि तीसरे स्थान पर रही थी 2014 में। 2019 में चुनाव लड़ा, चुनाव हारी। अब 2024 में जब आभास हुआ किरण चौधरी जी को कि श्रुति चौधरी की टिकट कट रही है, वो सोनिया गांधी जी से मिलने भी गई। सोनिया गांधी जी ने भी उन्हें यही सेम ऑफ़र किया कि यदि आप चुनाव मैदान में आना चाहते हैं तो आपको हम चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, चुनाव लड़वा सकते हैं। किरण चौधरी को तो चुनाव लड़वाया जा सकता है, पर जो मेरा दावा है श्रुति चौधरी जी किसी भी तरीके से चुनाव मैदान में नहीं जीतती दिखाई दे। अच्छा, जो राज बब्बर का नाम भी आ रहा है गुड़गांव लोकसभा से, क्या राज बब्बर ऐसे बड़े स्टालवार्ट लीडर राव इंद्रजीत का मुकाबला कर पाएंगे? मैं आपको एक कम्बिनेशन बताता हूँ। 5 लाख के करीब यहाँ में मुस्लिम मोहम्मडन वोट है गुरुग्राम लोकसभा में, लगभग 24 लाख के करीब मतदाता है। 20% वोट वहाँ मोहम्मडन है। उसके बाद राज बब्बर जो सुनार समाज ओबीसी समाज से आते हैं, तो ओबीसी 2 धड़ों में बट जाएगा। एक यादव, यदि वहाँ का चुनाव यादव वर्सेस नॉन यादव, और जो बीजेपी वहाँ धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, सुधा यादव, राव नरवीर और उसके बाद रणधीर कापड़ीवास, ये यदि खुलकर मदद ना करें, जो प्रतीत भी हो रहा है अभी तक इनके सुर मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। राव इंद्रजीत, राव नरवीर ये तो शुरू से ही धुर विरोधी रहे हैं। तो और राज बब्बर जी कांग्रेस का केंद्रीय चेहरा हैं, केंद्रीय हाईकमान की पसंद से उन्हें हरियाणा भेजा जा रहा है, हरियाणा के गुड़गांव सीट से चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो कांग्रेस यदि एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो उन्हें बहुत मजबूती से टक्कर तो दी जा भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 10 टिकटें दी हैं, तो ऐसा कौन सा चेहरा है राव इंद्रजीत के अलावा जो मोदी के अलावा अपनी वोट ले सकता है, अपने नाम की वोट ले सकता है, अपने किए हुए काम की वोट ले सकता है? हरियाणा में 10 लोकसभा में राव इंद्रजीत तो एक हो गए क्योंकि वो जीतते आए हैं, कांग्रेस से भी वो जीत कर आए हैं। कृष्ण पाल गुर्जर जी का भी अपना पर्सनल वोट बैंक है। वो उस समय विधायक बनते थे गांव से, जब पूरे प्रदेश में 2 ही विधायक भाजपा के होते थे। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी हरियाणा के, और बीजेपी के पुराने चेहरे हैं, पुराने खिलाड़ी तो हैं। कृष्ण पाल केंद्रीय गुर्जर मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री लगातार निरंतर दोनों योजनाओं में बने हैं। तो मुझे लगता है कृष्ण पाल गुर्जर, एक मनोहर लाल खट्टर हैं आज की डेट में कृष्ण पाल गुर्जर जी का पर्सनल वोट बैंक कंपैरेटिवली राव इंद्रजीत के ज़्यादा है। जी। एक मनोहर लाल खट्टर हैं क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इसीलिए एक बंदे का कद अपना बन जाता है। उसके अलावा और किसी बाकी जो सीट बच गई हैं, 7 सीटें बच गई हैं, उनमें से रोहतक लोकसभा में क्या अरविंद शर्मा जब 2019 में चुनाव लड़े थे तब उनका इतना वोट बैंक नहीं था। अब उन्होंने पूरे रोहतक की 9 लोकसभाओं में अपने कुछ बंदों की टीम तैयार कर ली। विधानसभा में 9 विधानसभाओं में कुछ बंदे अपने टीम में जोड़ लिए हैं, अपनी टीम तैयार कर ली है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की शिकायत ये है कि ये कम आए हैं लोगों से मिलने के लिए। मैं 2 दिन पहले बोहर गांव में गया था, तो वहाँ पर अठगामा भवन है, तो वहाँ कहा जा रहा था कि हमारे गांव, हमने अरविंद शर्मा को सिर्फ फ़ोटो में देखा है, गांव में कभी आए नहीं। बिल्कुल यही कारण है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अरविंद शर्मा के प्रति है, लोग मोदी को तो फिर भी किसी हद तक वोट देना चाहते हैं, पर अरविंद शर्मा को वोट नहीं देना चाहते। यही कारण है कि वो लोगों से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रहे हैं, जिस कंपैरेटिवली दीपेंद्र हुड्डा जी। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करें, कि क्या धर्मवीर सिंह इस पोजीशन में है कि वो मोदी के अलावा उनका खुद का फैक्टर भी काम करे? बिल्कुल, शुरू से ही बहुत कद्दावर चेहरे हैं। सोहना से भी एमएलए थे, सोहना से भी एमएलए रहे हैं, और बंसीलाल को भी उन्होंने फेस किया है, कंटेस्ट किया है उनके खिलाफ भी। तो बिल्कुल मजबूत चेहरे हैं धर्मवीर जी। उनका इतना वोट बैंक तो नहीं है, बल्कि उनकी आज के दिन भिवानी लोकसभा में एंटी इनकम्बेंसी भी, क्योंकि सभी के तो काम हो नहीं पाते। पिछले 10 साल से वो सांसद हैं,
और सभी की एक्सपेक्टेशन। तो सांसद के रूप में ज़्यादा काम करने को होता भी नहीं, अनलेस आप जो है जैसे अगर रोहतक की बात करें, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना नाम शायद इसलिए ज़्यादा बना पाए क्योंकि उनके पिता 2 बार के मुख्यमंत्री थे, तो सेंटर में उनकी वो स्टेट लेवल के भी काम करवा पाते थे और सेंटर लेवल पे भी ग्रांट ला पाते थे। लेकिन ऐसा संयोग सभी के साथ नहीं होता है। और अगर मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र की, नवीन जिंदल का क्या हाल चल रहा है? देखो, आज के दिन में तो नवीन जिंदल बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि उनका अपना पर्सनल वोट बैंक, जो क्योंकि वो उनके पिताजी भी कुरुक्षेत्र सांसद मेरी रहे रिपोर्ट, मैंने भी कई लोगों से बात की, मुझे ये बताया गया है कि सुशील गुप्ता का जो कैंपेनिंग है बहुत अच्छा चल रहा है और अगर वो वहाँ से जीत भी जाएं तो कोई अचरज नहीं होगा। देखो, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैंने कुरुक्षेत्र में वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं, पर एज पर आज भी नवीन जिंदल प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ सैनी समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है। लगभग 80 से 85% मिनिमम जो सैनी समाज का वोट है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि सैनी समाज से अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनका क्षेत्र भी वही रहा है। तो इसलिए ये फैक्टर एक तरफा होकर जो पंजाबी कम्युनिटी का ज़्यादा रुझान हमेशा से बीजेपी की तरफ रहा है, तो वहाँ पे भी हिसार लोकसभा से हम क्या माने, रणजीत चौटाला काफ़ी विरोध हो रहा है और वो जुझला भी गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने कुछ विरोध करने वालों के खिलाफ मामला तक दर्ज करवा दिया, तो ये क्या, ये फ्रस्ट्रेशन ही तो है। तो देखो, रणजीत चौटाला जी का चुनाव उस तरीके से नहीं उठ पाया है जिस एक्सपेक्टेशन से भाजपा ने उन्हें टिकट दी थी। आज भी संभावना है कि भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस की टिकट, यदि कांग्रेस किसी नॉन जाट चेहरे को मैदान में उतार देती है तो उनकी टिकट बदल सकती है। आपको इसका अंदेशा इसी से लगा लेना चाहिए कि आज तक उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया जी। और जो इस्तीफा दिया है वो ड्रामेबाजी शायद के वो तौर 23 तारीख को उनको बुलाया था साइन करवाने तो कल भी नहीं गए हैं, कल पहुंचे तो नहीं है, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं संशय चल रहा है। संशय उनके मन में भी है और भाजपा के मन में भी है जी। अगर सोनीपत लोकसभा की बात करें, मोहनलाल बडोली का चुनाव कैसा चल रहा है? मोहनलाल बडोली के सामने कांग्रेस का जो प्रत्याशी कौन होता अगर है, सतपाल ब्रह्मचारी आता है तो मोहनलाल बडोली को ज़बरदस्त, क्योंकि उन्हें वर्तमान में विरोध झेलना पड़ रहा है। आप देखिए, योगेश्वर दत्त साइलेंट मोड में बैठे हैं, रमेश कौशिक साइलेंट मोड पर बैठे हैं। रमेश कौशिक के 9 विधानसभाओं में अपने टीम है और उनकी टीम इनका समर्थन करने के बजाय अंदर खाते इनका विरोध कर रही है, क्योंकि अगर कई बार शांत बैठना अपने आप में विरोध दर्शाता है। हाँ, तो यही कारण हो रहा है कि मोहनलाल बडोली का चुनाव नहीं उठ पा रहा है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि असली परिस्थिति तो तभी क्लियर हो पाएगी जब कांग्रेस की टिकटें सबके सामने होंगी और आखिरी दिनों में हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा में रोड शो करें, पब्लिक मीटिंग करें। उसके बाद कैसा माहौल बनता है, असली निष्कर्ष निचोड़ तो मुझे लगता है कि अभी हरियाणा के लोग गेहूं की कटाई में, हार्वेस्टिंग सीजन में हाँ बिल्कुल बिजी हैं। अभी लगभग 10 दिनों में हरियाणा के लोग इससे निपट जाएंगे, फिर चुनाव अपना चरम सीमा पर पहुंचेगा। 5 मई से 23 मई के बीच असली चुनाव जो करवट लेगा जी। और धीरे धीरे जो पहले और दूसरे तो मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ कि कांग्रेस हरियाणा की 9 लोकसभाओं की टिकट कब तक अनाउंस करेगी? क्या आज करेंगी, कल करेंगी, परसों करेंगी? क्योंकि 29 को तो नोटिफिकेशन के हिसाब से नॉमिनेशन भरने शुरू हो जाएंगे। तो भरने शुरू हो जाएंगे। मैंने बड़ौदा का चुनाव देखा है, पूरा कवर किया है। बड़ौदा में शायद नोटिफिकेशन तो पहले ही डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद अंतिम तारीख शायद 17 या 15 नवंबर थी, तो बिल्कुल अंतिम दिन रात को भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी। हाँ, फाइनल हो गया था कि इंदुराज भालू की टिकट कंफर्म हो गई है। सुबह टिकट डिक्लेयर करके उन्हें उसी दिन फार्म भरवाया गया। ये कांग्रेस की एक रणनीति है कि भाजपा किसी तो प्रकार कब तक माने हैं? मुझे लग रहा है कि अभी रुकना चाहिए। 28 तारीख के आसपास, 28 तारीख 26 तारीख के बाद ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। जी। तो आज का हमारी चर्चा थी कि कांग्रेस अपनी टिकटें क्यों नहीं अनाउंस कर रही है और इससे किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है।
आपको हमारी चर्चा कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कथुरिया साहब धन्यवाद। थैंक यू।